ना m1 x1 plus m2 x2। हेलो, हाँ क्लास कहाँ पे हो गई? क्या हुआ? क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ तो क्लास अटेंड करो ना यार, मुंबई में तो क्लास अटेंड कर सकते हो ना वहाँ से। हाँ, मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 x1 plus m2 x2 और m1 plus m2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, ये x1 क्या था, एक कोऑर्डिनेट था m1 का, और x2 क्या था? रुद्र, हाँ क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? हाँ ज्वाइन करो जल्दी से। m1 x1 plus m2 x2। देखिए यहाँ पे x1 था m1 का कोऑर्डिनेट और x2 था m2 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, जनरली क्या होता है, मैंने बोला भी था कि अगर दो या दो से ज्यादा मास कभी भी ऐसे हो सिस्टम हमारे पास कभी भी हो, तो हम लोग एक मास को ओरिजिन ले लेते थे। ठीक है, उससे हमारा काम क्या होता है, आसान हो जाता है। अब मान लो कि अगर हमारे पास कभी मैंने तुम लोग को एग्जांपल्स दिए थे जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तुम लोग के, एक दो पॉइंट मास थे, एक्स एक्सिस पर लाई करे थे। फिर मैंने तुम लोग को क्वेश्चंस करवाए थे जहाँ पर तीन मास थे जो कि कॉर्नर्स पे पड़े हुए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक है, अभी मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम होगा, तो क्या तुम लोग खुद से निकाल सकते हो इस जरा सॉल्व को, इसको जरा खुद से सॉल्व करो एक बार। यहाँ पर ऐसे करके ना, यहाँ पे तीन मास पड़े हुए हैं, चार मास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? हर एक का मास m। ठीक है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सबको फटाफट ट्राई करो। सर स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड हमको a दी गई है। सबको ट्राई करो। सबसे पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट लिखो। सबके कोऑर्डिनेट लिखो। डॉट 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 जितने भी मास हो। बाय m1 plus m2। सबको ट्राई करो। इसकी एक को मास का ओरिजिन ले लो। ओरिजिन ले लिया, ये हो जाएगा हमारा a कॉमा 0, ये हमारा हो जाएगा 0 कॉमा a, और ये हमारा हो जाएगा a कॉमा a। है ना, a इधर गए, a तो a ऊपर गए।
अब हमको निकालने बोला जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, अगर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं XUM equals to M1. What is M here? M into 0 plus M into A, ठीक है, प्लस M into इसका भी X तो A ही है ना, सही है, प्लस M into इसका X क्या हो जाएगा, इसका X 0 हो जाएगा, बस सम ऑफ द मास, कितने मास है 4M है ना, ये 0 ये भी 0, ये हो जाएगा 2M है, A/2 हो जाएगा। इन द सेम वे बाई सी निकाल लोगे, M1/1 M into 0 plus M into 0 plus M into A plus M into 2, that is 2M है, इसका भी क्या आएगा A/2 आएगा, मतलब बीचों बीच होगा। सिंपल सी बात है, जो खाली बस सेंटर ऑफ मास निकालने बोला जाए तो मास को उसके एक्स से मल्टीप्लाई करो हर एक के, और सारे को ऐड अप कर दो और टोटल मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास मैंने बताया था बहुत ही काम की चीज होती है, इस पे हम लोग पूरे बॉडी के वेट को बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हमारा पूरा मोशन अगर हम देखें किसी बॉडी का तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन हमेशा कैसा होता है, सिंपल होता है। एक बैट को तुमने घुमा करके फेंका, ठीक है, तो बैट पूरा घूमते हुए दिखेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। बैट तुमने घुमा करके सीधा ऊपर फेंका, पूरा रोटेशन होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन वर्टिकल होगा, ठीक है, इस तरह से। सबको बात समझ में आ गई है कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। जो बच्चे लास्ट क्लास में अटेंड नहीं किए थे, जरा ध्यान से देख लो, ये एक्सप्रेशन होता है सेंटर ऑफ मास का। उसके बाद मान लो कि अगर हमारे पास कोई अगर बॉडी कुछ ऐसी है, ऐसे बोला गया 3 स्फीयर है, ठीक है, तीनों स्फीयर का इक्वल रेडियस है, और बोला गया कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो बताना है कि हमको इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। ये स्फीयर का हर एक स्फीयर का जो रेडियस है ना, वो हमें दिया गया R, ठीक है। हर एक स्फीयर का रेडियस कितना है, R है, तुमको बताना है, और हर एक स्फीयर का मास M है। तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हो जिसमें कि बॉडी एक्सटेंडेड हो, ठीक है, बड़ा स्फीयर बड़ी रॉड, तो पहले ना उस बड़े बॉडी का पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लो। और बड़े बॉडी का सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ पे सिमेट्री है, तो हमने देखा भी जैसे स्क्वायर था, तो अगर इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर तो इसका सेंटर हो गया, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर इसका सेंटर हो गया, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर इसका सेंटर हो गया। अब अगर हमको ये पता है कि इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये ऐसा हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये हमने क्या मान लिया, ये हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अगर ये ओरिजिन है तो हम यहाँ पे क्लियरली अगर इस फिगर को सिंपल वे से ड्रॉ करें, ठीक है, हमारे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि जिसमें कि ये सीधे होंगे एक्चुअली, ये ऐसे ये मतलब डायग्राम ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ ऐसा रहेगा फिगर।
हाँ, इसका रेडियस हमने बोला आर है। तो अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये इसके सेंटर है, ये इसका रेडियस है आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। तो इसका जो पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक सेंटर होगा ना भाई, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकंड स्फीयर, सेंटर ऑफ मास फॉर द थर्ड स्फीयर। एंड दिस क्वेश्चन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, ये खाली जो हमने पॉइंट मासेस को लिया था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, वही सवाल बन जाता है ये ऐसे करके, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे रखा m, यहाँ पे रखा m, यहाँ पे रखा m, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, बस इसको ओरिजिन लेकर के निकाल लो, है ना। m इंटू जीरो प्लस m इंटू 2r, फिर इसका भी वैसे करके निकाल लेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में पॉइंट मासेस का किया था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन अब रिड्यूस होकर के आ जाए। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे। उसके बाद देखो अब आगे क्वेश्चन और आगे कैसे होंगे। फिफ्थ, अगर मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से अगर आता है, तो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में क्या बोला था कि x के लिए हम क्या लिखते थे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, y के लिए लिखते थे m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी अगर मान लो कोई अगर यहाँ पे फर्स्ट जनरल अगर हम इक्वेशन देखें, तो जनरल में हम अगर 2D में देखें ना, तो 2D में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन को, ये हमारे पास मान लो अगर एक कोऑर्डिनेट है कोई r1 और यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट है r1 वेक्टर और ये r2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर दो मास प्लेस्ड है, एक m1 है एक m2 है। उसी जगह बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे RCOM इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। हमने जो पढ़ा ना, हमने x1 को अलग पढ़ा x2 को अलग पढ़ा, ताकि हमारी स्टडी थोड़ी सिंपल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर्ली स्टडी करें तो हम इसको r1 पे एक साथ लिख सकते हैं, r2 को दूसरे पे एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट आउट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब जैसे देखो इसमें कैसे सवाल आ सकते हैं, हमें बोल देगा कि मान लो अगर m1 है हमारा 1 kg और m2 हमारा है 2 kg, ठीक है। बोल देगा कि r1 वेक्टर जो है वो है i कैप प्लस j कैप और R2 वेक्टर है i कैप माइनस j कैप, ठीक है। तो बताओ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, तो मैं लिखूंगा m1, व्हाट इज m1 हियर 1, r1 वेक्टर, r1 वेक्टर मतलब ये हमारा r1 हो गया i कैप प्लस j कैप, ठीक है। व्हाट इज r2 वेक्टर हियर, मास m2 हो गया 1, r2 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा i कैप माइनस j कैप बाय m1 प्लस m2, सम ऑफ द मासेस कितना हो गया, तो यहाँ पे ये 2 है ना, ठीक है। सम ऑफ द मास कितना हो गया 2 हो गया ये, ठीक है। बस सम ऑफ द मासेस कितना हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3, तो i प्लस 2 है 3 i क्या, ये हो जाएगा माइनस j, बस दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आया समझ में सबको। अगर हमको ये वेक्टर फॉर्म में दे देगा तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सबको फटाफट नोट कर दो।
क्लियर हो गया सबको? नहीं आज कहाँ, अरे स्कूल में कुछ स्टार्ट ही नहीं हो पाता यार, क्या बोलूं। टॉपर तो कुछ काम ही नहीं करता है वो सही से, ना वीडियो अपलोड होता है उसमें, ना लिखाता है उसमें, ना पीडीएफ अपलोड किया था, पीडीएफ इतना ब्लर दिख रहा था ना उसमें, क्या बोलूं। सब बेकार है, तो एकदम काम ही नहीं होता टॉपर्स पे। कल स्टार्ट करूंगा। अब आगे देखो, एक सवाल हमारे सामने ऐसे आ जाएगा कि सो दैट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज नियर द हैवी बॉडी। ठीक है, ये चीज हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा किसके नजदीक होता है, हैवी बॉडी के नजदीक होता है, लेकिन हमको यहाँ पर दिखाना है। कैसे दिखाया जाएगा, चलो देखो इस चीज को, सिंपल चीज को, m1 मास है, ये m2 मास है। कन्वीनियंस के लिए इसको 0 ले लो, और ये वहां दूरी कितना d मान लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इसके लिए xc हो जाएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डी, m1 प्लस m2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m2d। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। इसकी दूरी यहां से कितनी हो गई, m2d बाय m1 प्लस m2। अच्छा, इसकी दूरी यहां से कितनी हो जाएगी, देखो तो m2 की दूरी, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, सेंटर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है अगर, तो इसकी दूरी m1 से कितनी है, इतनी हो जाएगी। देयरफॉर m2 डिस्टेंस, और ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, m2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये क्या ले सकते हैं हम लोग, m2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना हो जाएगा, d माइनस ये वाली वैल्यू, इसको अगर मैं लिखूं ना एलसीएम लेकर के, तो m1 प्लस m2 आएगा, m1d1 प्लस m2d1, ये कट होकर m1d बचेगा। देखो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, m2 की, सेंटर ऑफ मास से m1d बाय m1 प्लस m। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मान लो एक बात लिए, ये जो डिस्टेंस है ना m1 की जो दूरी है, ठीक है, इसको मान लेते, मान लो एक बात लिए x1 है, लेट x1 इक्वल्स टू m2d इंटू, एक चीज यहां से क्लियरली देख सकते हैं ना कि ये हमने m1 का सेंटर ऑफ मास से दूरी इतना है, m2 का सेंटर ऑफ मास से दूरी इतना है। अगर मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगर m1 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैंने m2 के साथ, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मान लो एक बात लिए x1 है, ये मान लो एक बात लिए x2। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया m1 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया m2 के साथ, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये अगर x1 ले लेते हैं, इसका दूरी यहाँ से, ठीक है, और इसकी दूरी यहाँ से अगर मैं x2 ले लेता हूँ, तो मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली m m1 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x2 ना, देखो तो m1 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x2, इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर,
तो m1 यहाँ पे क्या m1 m2 dy m1 plus m2, इसको मल्टीप्लाई किया अगर हमने m2 के साथ तो m1 m2 by m1 plus m2, तो हमने m1 x1 equals to m2 x2 here, this implies that, ठीक है, कि जो x की वैल्यू आएगी ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, देख रहे ना, अगर m1 x1 equals to m2 x2 मतलब क्या बोल सकते हैं, mx कांस्टेंट हो गया, दैट इज x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना बड़ा मास होगा x उतना छोटा होगा, ठीक है। अगर हमारे सामने बोला गया कि डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसे मान लो कि शॉर्टकट अगर बनाना हो, ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक मास है 100 kg, ठीक है, और यहाँ पे एक मास है 10 kg, ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो वो समवेयर यहाँ पर होगा ना, नजदीक होगा टू द हेवियर बॉडी, ठीक है। और क्योंकि ये एक मतलब एक फील हमको अच्छे से समझ में आती है, वो जो हमने लिखा ना उससे हमको एक फील समझ में आती है, अच्छा बड़ा मास सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक है, एक हाथी है और एक चूहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होगा, हाथी के नजदीक होगा, क्योंकि उसका मास कैसा होता है, बड़ा होता है, बिगर द मास नियर विल बी द सेंटर ऑफ, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद देखो आगे, अब एक सवाल किस तरह से आते हैं, देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कभी कभी बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि एक सवाल हमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होता है, मान लो RCO, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो इसको हमने क्या लिखा है, m1 x1, या अगर xc हम देखते हैं, हम ना जनरली इसको पढ़ना पसंद करते हैं अलग अलग, ठीक है, साथ में भी ले सकते हो, प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m, ठीक है। अब ये क्या टॉपिक, क्या मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोला गया कि एक्सियम क्या हमारा m1 x1 plus m2 x2 m1 plus m2 है। अगर मान लो मैंने अगर x1 को चेंज कर दिया, मतलब मास का लोकेशन चेंज कर दिया, तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा, यस। तो कैसे चेंज करके जरा देखो, हमने क्या क्या डिफरेंशिएट करे दोनों को, डिफरेंशिएट किया तो डी एक्सियम इक्वल्स टू, ये तो पूरा कांस्टेंट रहेगा 1 by m1 plus m2, इसको किया तो यहाँ पे m1, ठीक है, dx1 by dt प्लस m2 dx2 by dt, ठीक है, हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कैसे करें, जैसे कि मान लो y इक्वल्स टू x पर होता है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ से dt 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, d मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको मैं ऐसा भी सकता हूँ, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ मास प्लस m2 चेंज इन पोजीशन ऑफ मास डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फॉर द चेंज इन द सेंटर ऑफ मास। अब जैसे देखो इस पे सवाल कैसे आ सकता है, एकदम इसका इजी सवाल, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया, इस पे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ ले, इस पे सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया। एक सवाल ऐसा आएगा कि एक मास है यहाँ पे 10 kg और यहाँ पर दूसरा मास है 5 kg, 10 kg को हमने मूव करवा दिया 2 मीटर और 5 kg को हमने मूव करवा दिया इधर y से x, तो पता है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास में किसी भी तरह का कोई चेंज ना आए, ठीक है। हमको सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ पे होगा, समवेयर यहाँ पर होगा ना, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है वो चेंज ना हो, तो हमको 5 kg को कितना मूव करवाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, m1 कितना यहाँ पे 10 है, कितना शिफ्ट हमने किया इसको डेल्टा एक्स पर, डेल्टा x1 को मैं ले लेता हूँ -2 क्योंकि ये लेफ्ट में, प्लस m2
M2 कितना 5 है, कितना मैं पोजीशन का चेंज करें तो मान लो x से एक बार क्लियर, और टोटल मास कितना हो जाएगा, तो आंसर है 10 + 5 दैट इज 15। 0 इक्वल टू हो जाएगा ये ऊपर ऊपर जाकर 0 हो जाएगा, तो -50 -30 -20, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा +5x, x हमारा हो जाएगा 4d। मतलब इसको मुझे कितना शिफ्ट करवाना पड़ेगा, 4 मीटर से शिफ्ट करवाना पड़ेगा। देखो मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मुझे इसको राइट पे लेकर के जाना है। लेफ्ट को मैंने नेगेटिव लिया, तो मुझे इसको राइट पे लेकर के जाना होगा। अगर तुमने इसको पॉजिटिव ले लिया होता तो ये आंसर फिर नेगेटिव आता, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। सबको समझ में आया कि यहाँ कोई दिक्कत किसी को पूछो। ओके, अब वहां पे काम करो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड द चेंज इन x, find x so that center of mass shift by 1 meter towards right। अब देखो ये सबको इसका आंसर आना चाहिए, सबको ट्राई करो। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो सबको। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर, वापस अभी ज्वाइन नहीं करना है, बाकी लोग भी तो आंसर सबको ही, सबको आंसर दो यहाँ पे। ओके, सिंपल सा काम है, यहाँ पे खाली 1 पुट कर दो जीरो के बदले, ठीक है। बाकी लोग भी तो आंसर, देखो एक बार चेक करो, समर चेक करो अपना एक बार आंसर, जेसिका तुम भी चेक करो, लूसी आंसर दो, सबको दो आंसर, निशिल, रुद्र, नहीं चेक करो चेक करो। देखो ये हमने कितना 1 मीटर ले लिया, तो 1 इक्वल्स टू -20, सही है, ठीक है। समर बाय 15, 15 ऊपर गया
15 प्लस 20 हो जाएगा 35 इक्वल टू 5x, x हो जाएगा 7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सबको? देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आते हैं। ये पता हमारे मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर तुमको कंसेप्ट समझ में अगर आ गया ना ये वाला, तो तुमको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल को सॉल्व करने में। जिसको ये वाला पार्ट आ गया ना, उसको सवाल सॉल्व करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा देखो यहाँ पर अगर हमसे बोला जाएगा कि हमने सेंटर ऑफ मास का हमको बोला जाएगा कि एक्स निकालो, वाई निकालो, कुछ भी निकालो, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में जो है ना, इसको प्रॉपर्ली ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, उसको भी हम लोग उस ऑर्डर में वहां पे लिख सकते हैं, तो बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे कि हमारे अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो इस बुक में ऐसा लिखा गया है कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, RCM उसके बाद VCM बाय M1 प्लस M2। ठीक है, कैसे है डिफरेंशिएट कर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर वेलोसिटी हो जाएगा ना, M1 R1 बाय D2 हो जाएगा V1 V2 ऐसे। ठीक है, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, M1 Mn बाय M1 प्लस M। ठीक है, सिंपल से डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको ऐसे। ठीक है, अगर मान लो ये वाला स्टेप तो सबने पहले पढ़ के रखा हुआ है, इसी R1 में क्या छिपा हुआ है, X1 और X2 छिपा हुआ है, जिसको हम लोग अभी तक ये अलग अलग पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल मास हो जाएगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं ना, देखो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये M1 प्लस M2 हो जाएगा टोटल मास, दैट इज MACM। ठीक है, इक्वल्स टू M1 A1। ठीक है, ये हो जाएगा MACM, मतलब क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ, but this was the total force acting on the body, and this is equals to M1 A1 प्लस M2 A2। मतलब क्या हुआ इसका, देखो अगर मान लो इसका इसको ये जो थर्ड वाला, इसका थोड़ा ये तुमने पहले पढ़ के रखा हुआ है, मतलब इसका फील लो अगर तुम ना, अगर हमारे बॉडी में अलग अलग पार्टिकल्स है। ठीक है, ऐसे मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया F1, इस पे अप्लाई किया F2, इस पे अप्लाई किया F3, इस पे अप्लाई किया F4, इस पे अप्लाई किया F5। ठीक है, इस पे अप्लाई किया F6। हमने अगर सारे के सारे फोर्सेस को अगर ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, हमने अगर उसको किया ना, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इनटू मास, दैट इज इक्वल टू ये टोटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। सारे फोर्स को ऐड अप कर दो। ठीक है, और बॉडी के मास को ले लो,
सारे फोर्स को एडअप कर दो, एक तरफ रख दो, पूरे बॉडी के मास को ले लो और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को ले लो, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हमें क्या देगा, वो टोटल फोर्स देगा बॉडी। आई बात समझ में? आई थिंक सर सबको समझ में आ गई है, ठीक है। और अगर मान लो एक्सटर्न ये F0 है, ठीक है, तो ये MACM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यही तो फोर्स है ना, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ACM 0 होगा। चलो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, टाइम नहीं है, इतना पहले अच्छे से करता, ठीक है। आज के लिए काफी, छोटा चैप्टर ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर